देखिए अब कॉपी पेन लेकर आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि हर क्वेश्चंस का यहां पर किस तरीके से पोस्टमार्टम होता है आपको पेपर नंबर 1 में मैंने आपको करके दिखाया है। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। बड़ी ध्यान से समझना, दूरबीन का आविष्कार ऑप्शन जो है ये कंफ्यूज करने वाला है और ये क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया है। कहता है दूरबीन का जो आविष्कार है क्या कोपरनिकस के द्वारा किया गया, या गैलीलियो के द्वारा, या केपलर के द्वारा, या न्यूटन के द्वारा। वैसे अगर वास्तविक तौर पर मैं आपको बता दूं ऑप्शन क्यों कंफ्यूजिंग है तो समझिएगा ध्यान से। देखिए दूरबीन का जो आविष्कारक है मेरे भाई ये किसको कहा जाता है, तो दूरबीन का आविष्कारक जो है यह कहा जाता है हैंस लिपर्सी को। किसको कहा जाता है, हैंस लिपर्सी को क्या कहा जाता है, दूरबीन का आविष्कारक कहा जाता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको याद रखना। देखिए ये जो हैंस लिपर्सी है इसको दूरबीन का आविष्कारक क्यों माना जाता है, तो 1608 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1608 ईस्वी में हैंस लिपर्सी के द्वारा क्या किया गया था, तो दूरबीन का मॉडल तैयार किया गया था। क्या किया गया था, दूरबीन को डिजाइन किया गया था। समझ में आई बात। देखिए लेकिन इसका जो है सबसे पहली बार दूरबीन का सबसे पहली बार जो प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया, गैलीलियो के द्वारा। इसलिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। याद रहेगा आपको कि गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया था, तो दूरबीन का प्रथम प्रयोग किया गया था। पहली बार प्रयोग दूरबीन का किसने किया, गैलीलियो के द्वारा किया गया। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि गैलीलियो ने जो है दूरबीन का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब आइए जानते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यहां पर सारे ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करेंगे हम। देखिए कोपरनिकस की अगर बात कर ले, किसकी बात कर ले, कोपरनिकस का अगर बात करें तो आपको याद रखना है सौर मंडल के मॉडल, कौन, सौर मंडल, ठीक है याद रखिएगा। सौर मंडल के मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, तो सौर मंडल के मॉडल को जो है यह कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं पर बात करें यदि केपलर की, तो केपलर ने एक नियम दिया था, वह था क्या, तो ग्रहों के गति का नियम। किसका नियम, ग्रहों के गति का नियम जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया। अगर मैं बात करूं न्यूटन की, तो आपको पता है गति का नियम किसने दिया, गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया। पूछ लिया जाए बल का नियम किसके द्वारा दिया, न्यूटन ने दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आप हमको कमेंट करके बताना मेरे भाई, जेट इंजन क्या कहते हैं, जेट इंजन का जो है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चंस बताइएगा आप कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपसे 2023 में पूछी जा सकती है। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है, मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ। स्टार लगाना क्वेश्चंस पर पूछी जा सकती है क्वेश्चंस की मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ था। तो सिंपली याद रखोगे मैकियावेली जो है इसका जन्म कहां पर होता है, तो इटली में होता है। कहां पर, याद रखोगे मैकियावेली का जन्म कहां पर, इटली में होता है। अब आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जानते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नोट करते जाइएगा कि राजनीति को, किसको, राजनीति को नैतिकता से अलग, किससे, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक किसे माना जाता है, तो यह मैकियावेली को माना जाता है। किसको माना जाता है, मैकियावेली को राजनीति को नैतिकता से, किससे, नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक माना जाता है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक, क्या पूछ लिया जाए, आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई याद रखोगे यह भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। अब यहां पर देखिए मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आपको बताते हैं। पूछ लिया जाए कि द प्रिंस किसकी रचना है, तो द प्रिंस जो है यह मैकियावेली की रचना है। किसकी रचना है, मैकियावेली की, जिसे कब लिखा गया था, तो 1532 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, मैकियावेली की रचना कब होती है, तो 1532 ईस्वी में होता है। चलिए देखिए यहां पर जो द प्रिंस पुस्तक है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो मैकियावेली का जो शासनकाल है, ठीक है, मैकियावेली का आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मैकियावेली के शासनकाल से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, द प्रिंस जो है यह मैकियावेली के शासनकाल से संबंधित पुस्तक है। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और भी फैक्ट जानते हैं। तो देखिए यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक जो है यह मैकियावेली को किसने कहा था। चलिए आप कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको नोट
कर लेना है। प्रोफेसर हर्नसा के द्वारा, किसके द्वारा? प्रोफेसर हर्नसा के द्वारा कहा गया कि मैकियावेली जो है यह राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? स्टार लगाना क्वेश्चन पर। बाइबिल, ठीक है, क्या याद रखोगे? बाइबिल जो कि किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। और इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको याद रखना है ईसा मसीह, किसके द्वारा? ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा। ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा जो है यह बाइबिल को लिखा गया था। अब देखिए यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं बाइबिल के बारे में, तो देखिए बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है wycliffe के द्वारा जो है बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फिर यदि मैं आपसे पूछ लूं इसी बाइबिल का हिंदी और संस्कृत में, किसमें? हिंदी और संस्कृत में किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो आपको याद रखना है विलियम कैरी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम कैरी के द्वारा जो है इस बाइबिल का हिंदी और संस्कृत दोनों में अनुवाद किया गया था। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि बाइबिल का प्रथम 3 शब्द कौन है? बाइबिल का प्रथम 3 शब्द, बाइबिल का प्रथम 3 शब्द जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो त्रितत्व के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? त्रित्व के रूप में जाना जाता है। और यह त्रित्व का क्या क्या है? तो आपको याद रखना है बाइबिल का प्रथम 3 शब्द कौन कौन सा है? पिता पुत्र, पिता पुत्र, पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो कि बाइबिल का क्या है? तो प्रथम 3 शब्द है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए बाइबिल में कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो क्या बताओगे? बाइबिल में कुल 73 ग्रंथ है। बाइबिल में कितने ग्रंथ हैं? 73 ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कहता है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो मेरे भाई अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह कौन था? तो सिंपली आपको याद रखना है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को कब नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है 30 अप्रैल 1789 ईस्वी को निर्विरोध जीतकर जो है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 30 अप्रैल 1789 से लेकर 1797 तक जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। यह अमेरिका के ही नहीं, आपको याद रखना है यह अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रपति यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था और यह अमेरिका का भी प्रथम राष्ट्रपति था। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चंस लगाना स्टार इस पर और पूछी जा सकती है क्वेश्चंस। कहता है 30 वर्षीय युद्ध कब प्रारंभ होता है? तो मेरे भाई 30 वर्षीय युद्ध जो है यह 1618 ईस्वी में प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? तो 1648 ईस्वी तक। कितने ईस्वी तक? 1648 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। बात कर लिया जाए कि यह जो 30 वर्षीय युद्ध है यह किसके किसके बीच होता है? तो एक तो था, आपको याद रखना है, रोमन कैथलिको। कौन था? एक रोमन कैथलिको, रोमन कैथलिको। और एक दूसरा भाई साहब कौन था? तो दूसरा था रोमन प्रोस्टेटो। क्या था? रोमन प्रोटेस्टेटो। क्या था? रोमन प्रोस्टेटो के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका जो है यह कब स्वतंत्र घोषित होता है? तो अमेरिका जो है यह कब स्वतंत्र घोषित हुआ? सिंपली याद रखोगे 1776 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? अमेरिका 1776 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित होता है जो कि किसका गुलाम था? आपको याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन का। किसका? ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका। और 1776 ईस्वी में क्या हो जाता है? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र होती है। और देखिए यदि यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्या पूछा जाएगा कि अमेरिकी की जो, ठीक है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता की घोषणा है, स्वतंत्रता का जो घोषणा है, स्वतंत्रता का जो घोषणा है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको कहना है नागरिक अधिकार पर। किस पर? नागरिक अधिकार के सिद्धांत पर अमेरिका को क्या मिलती है? तो स्वतंत्रता मिलती है। आगे बात करेंगे, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमेरिकी क्रांति के बारे में। तो आपको याद रखना है अमेरिकी क्रांति जो है मेरे भाई, अमेरिकी क्रांति जो है यह कब से कब तक चलती है? तो 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक जो है यह अमेरिकी क्रांति चलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है स्टार लगाना। कहता है सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह सबसे पहले किसके किसके बीच होता है यह जान लीजिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटेन भाई साहब जो है इस युद्ध में बाजी मार जाता है, यानी कि ब्रिटेन जो है इसको जीत जाता है और फ्रांस की क्या होती है तो पराजय होती है, यानी कि फ्रांस इस युद्ध को हार जाता है। बात करते हैं कि यह जो सप्तवर्षीय युद्ध है इसकी शुरुआत कब होती है। तो 1756 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है और चलती कब तक है तो 1763 ईस्वी तक जो है यह सप्तवर्षीय युद्ध चलती है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। इस पर भी स्टार लगाना, छपने वाला क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का जो राजा था वह कौन था मेरे भाई, तो जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय कहां का राजा था, तो यह इंग्लैंड का राजा था। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चंस भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कहता है गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए गौरवपूर्ण क्रांति किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है 1688 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्रांति होती है। कहां पर? इंग्लैंड में क्या होती है, एक क्रांति होती है और इसी क्रांति को क्या कहा जाता है, तो गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति। बताइए आप हमको कॉमेंट करके कि जब यह 1688 ईस्वी में गौरव पूर्ण क्रांति होती है तो इस समय इंग्लैंड का राजा कौन होता है। तो आपको याद रखना है जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। किसमें? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में जो है यह इंग्लैंड की क्रांति, जिसे हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, यह होता है। तो आप क्या बताओगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक या इंग्लैंड का राजा कौन था, तो कहोगे जेम्स द्वितीय। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसने कहा था मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो आप याद रखोगे लुई 14वां के द्वारा कहा गया क्या, कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही मेरा क्या है, तो कानून है। तो क्वेश्चंस कहता है कि एरास्मस ने निम्नलिखित में से पुस्तक में से कौन सी पुस्तक जो है जिसकी रचना की है। तो एरास्मस नाम क्या याद रखोगे, एरास्मस के द्वारा जो है यहां पर द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक जो है यह रचना की गई है। बात करी जाए, देखिए यहां पर डिवाइन कॉमेडी की, यह पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, याद रखिएगा। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है, तो दांते के द्वारा। किसके द्वारा? दांते के द्वारा जो है डिवाइन कॉमेडी लिखा गया है। बात करें, देखिए यहां पर जो ये डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक में दांते के द्वारा जो है स्वर्ग और नरक के, किसके? स्वर्ग और नरक के जो है काल्पनिक यात्रा के बारे में बताया गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग टेल्स के बारे में। तो देखिए टेल्स की बात कर लिया जाए तो टेल्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह टेल्स जो रचना है भाई साहब आप याद रखोगे चौसर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चौसर के द्वारा कहा जाए तो क्या कहते हैं, जियोफ्रे चौसर के द्वारा, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक जो है या फिर यूटोपिया रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आप कहोगे सर थॉमस मोर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सर थॉमस मोर के द्वारा जो है यूटोपिया पुस्तक जिसकी रचना की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा बी नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। बी नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि दांते का जन्म जो है यह किस देश में हुआ था। बात करें दांते की, तो दांते का जो जन्म होता है भाई साहब ये याद रखिएगा, आपको याद रखना है कहां पर होता है, इटली में होता है। और इटली में पूछे कहां पर होता है, तो आप कहोगे सर इटली के फ्लोरेंस नगर में होता है। कहां पर होता है? इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में जो है किसकी जन्म होती है, तो दांते की जन्म होती है। देखिए यदि आपसे यहां पर दांते के जन्म के डेट के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 1265 ईस्वी में जो है दांते का जन्म होता है। जन्म कब होता है, तो 1265 ईस्वी में। मृत्यु की अगर बात कर लिया जाए तो कहोगे सर 1321 ईस्वी में जो है दांते की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस चीज को याद रखोगे। दांते कहोगे, पूछ लिया जाए आपसे कि दांते क्या थे, तो दांते के बारे में याद रखिएगा, दांते एक कवि थे। दांते क्या थे भाई साहब, एक कवि थे। चलिए आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चंस में क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था। तो देखिए बात करी जाए पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण का जो आरंभ होता है इसका आरंभ इटली से होता है और यह भी जो है इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से ही होती है। कहां से होती है? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से ही जो है पुनर्जागरण की क्या होती है, तो
शुरुआत होती है। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए पुनर्जागरण के आंदोलन की जो अवधि रही थी, यानी कि पुनर्जागरण का जो आंदोलन था वह कब से कब तक के बीच में, तो याद रखोगे भाई साहब 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के जो है इस काल में क्या होता है, तो पुनर्जागरण आंदोलन होता है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करना, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है आपसे कि पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे सर पेटरका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेटरका, यानी कि कहा जाए तो फ्रांसिस्को पेटरका को क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए मानवतावाद, क्या पूछ लिया जाए, मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर मानवतावाद का जनक भी पेटरका को ही कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसिस्को पेटरका को ही क्या कहा जाता है, तो मानवतावाद का भी जनक कहा जाता है। आगे बात करेंगे, आपसे पूछ लिया जाए भारत में पुनर्जागरण, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, भारत में पुनर्जागरण काल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे भाई साहब भारत में पुनर्जागरण काल का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण काल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय से याद आया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज, क्या पूछ लिया जाए, ब्रह्म समाज या फिर आत्मीय समाज, क्या पूछा जाए, ब्रह्म समाज या फिर आत्मीय सभा की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे सर यह किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया जाता है। वहीं पर बात करें भारत में पुनर्जागरण काल की, तो भारत में पुनर्जागरण काल की शुरुआत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 19वीं सदी से। कितने सदी से? 19वीं सदी से भारत में पुनर्जागरण काल की क्या होती है, तो शुरुआत होती है। आगे हम लोग बात करेंगे डी नंबर क्वेश्चंस कहता है मार्टिन लूथर का जन्म जो होता है यह कब होता है। देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। बात करी जाए मार्टिन लूथर, एक थे भाई साहब मार्टिन लूथर और एक था आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या था भाई साहब, नोट करोगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, यहां पर आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। यहां पर मार्टिन लूथर की बात करी जाए तो मार्टिन लूथर का जन्म जो होता है यह कब होता है, तो सर 1483 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में? मार्टिन लूथर जिसका जन्म 10 नवंबर नोट करोगे 10 नवंबर 1483 को होता है। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए मार्टिन लूथर किंग के बारे में, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगर बात करी जाए तो आप नोट करोगे इसका जो जन्म है यह 1929 ईस्वी में होता है। डेट पूछ लिया जाए तो कहोगे 15 जनवरी 1929 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की क्या होती है, जन्म होती है। वहीं पर मार्टिन लूथर के जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर इसका जो जन्म है मार्टिन लूथर का यह जर्मनी में होता है। लेकिन भाई साहब देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात कर लिया जाए तो इसका जन्म अमेरिका में होता है। कहां पर होता है? इसका जन्म अमेरिका में होता है। वहीं पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के निधन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर इसका जो निधन है यह 4 अप्रैल 1968 को होता है। कितने को? 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या होता है, निधन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस आपका कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कारक किसे कहा जाता है। सेफ्टी लैंप, देखिए याद रखिएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है यह हम्फ्रे डेवे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हम्फ्रे डेवे के द्वारा जो है 1815 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। जेम्स वाट से याद आया तो जेम्स वाट याद रखिएगा भाप के इंजन का आविष्कार, भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसने, तो जेम्स वाट ने करा था। अगर पूछ लिया जाए सर कब किया था तो आप कहोगे सर 1776 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1776 ईस्वी में। एडिसन से याद आया, थॉमस एडिसन, भाई साहब नोट करना, बिजली की बल्ब जो आपके घरों में जलती है, बिजली का बल्ब, इसका आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो भाई साहब थॉमस एडिसन को कहा जाता है। और यह जो आविष्कार है 1880 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो थॉमस एडिसन के द्वारा। वहीं पर बात करें अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, एफ नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि सन 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो बात करें सन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की, तो देखिए इस समय जो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक हुआ करता था, आप याद रखोगे लुई फिलिप प्रथम हुआ करता था। कौन हुआ करता था? लुई फिलिप प्रथम हुआ करता था। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे लुई फिलिप प्रथम के बारे में। तो देखिए फ्रांस में जो इसकी शासन अवधि रही थी यह शुरुआत कब से होता है, तो भाई साहब ये 9 अगस्त 1830 से शुरुआत होता है। चलती कब तक है, तो भाई साहब याद रखोगे 24 फरवरी 1848 तक। यानी कि भाई साहब ये जो है आपका कितने वर्षों
वर्षों तक, तो कुल 18 वर्षों तक जो है कहां पर, तो फ्रांस पर अपना शासन करता है लुई फिलिप प्रथम। आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है नेपोलियन ने कहां जन्म लिया। तो बात करें नेपोलियन की, तो नेपोलियन का जो जन्म होता है या कोर्सिका फ्रांस में होता है। क्या याद रखोगे, नेपोलियन का जन्म कोर्सिका फ्रांस में होता है। डेट क्या थी अगर पूछ लिया जाए तो कहोगे सर इसका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त के दिन हुआ था 1769 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। वहीं पर बात कर लिया जाए सर इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु नोट करना 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु कब होती है, 1815 ईस्वी में, जब इसकी क्या होती है, तो वाटरलू युद्ध में हार हो जाती है। क्या हो जाती है, वाटरलू युद्ध में हार के बाद जो है नेपोलियन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वहीं पर बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति, तो भाई साहब याद रखोगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का जो सेनापति था वह कौन था, तो भाई साहब याद रखोगे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन से याद आया कि आप नोट करोगे जॉर्ज वाशिंगटन जो थे यह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे भाई साहब, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, किसके बारे में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो कहोगे सर 1775 से इसकी शुरुआत होती है और 1783 ईस्वी तक यह संग्राम चलता है। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होती है उस समय इंग्लैंड का राजा कौन हुआ करता था, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आप याद रखोगे इस समय जो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग जॉर्ज। क्या नाम था, किंग जॉर्ज, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय कहां का, तो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और स्टार लगाइए प्रश्न पर। कहता है औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो है यह सर्वप्रथम कहां से होता है। तो औद्योगिक क्रांति की अगर बात कर लिया जाए तो इसका सर्वप्रथम आरंभ कहां से, तो इंग्लैंड से होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत जो है यह कब से कब के बीच माना जाता है, तो आप कहोगे सर 1760 से लेकर 1820 ईस्वी के बीच में जो है औद्योगिक क्रांति का आरंभ माना जाता है। वहीं पर देखिए एक छोटा सा शब्द यहां पर आपके पास आ जाता है औद्योगिक क्रांति। क्या आ जाता है, औद्योगिक क्रांति। नोट करना मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। अगर पूछ लिया जाए कि औद्योगिक क्रांति शब्द जो है इसका पहला उद्देश्य जो है इसका वर्णन, औद्योगिक क्रांति शब्द के पहले उद्देश्य का वर्णन जो है यह किस पुस्तक में किया गया है, तो बहुत ही प्यारा सा पुस्तक है। आप नोट करोगे यहां पर मेरे शब्दों से आप नोट कर लीजिएगा, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है। ये जो पुस्तक है इसी पुस्तक में क्या बताया गया भाई साहब, तो औद्योगिक क्रांति के शब्द, जो औद्योगिक क्रांति शब्द है इसके उद्देश्य के बारे में पहली बार बताया गया। पुस्तक का नाम क्या था, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। जो पुस्तक है भाई साहब, इस पुस्तक में कितने ईस्वी में जो है इस शब्दों के उद्देश्य का चर्चा किया गया, तो आप कहोगे सर 1844 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1844 ईस्वी में। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, यह पुस्तक किसकी है, तो आप कहोगे सर टायनबी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, टायनबी। पूरा नाम कहा जाए तो अर्नाल्ड टायनबी। क्या याद रखोगे, अर्नाल्ड टायनबी की यह पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। आगे बात करेंगे अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका क्या कहता है, तो ध्यान से समझना जरा। क्वेश्चंस कहता है किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति की अगर बात कर लिया जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से घटित होने वाला क्रांति था जो कि 1688 ईस्वी में घटित हुआ। कितने ईस्वी में, 1688 ईस्वी में घटित होता है। और कहां पर, तो आप याद रखोगे भाई साहब यह जो है इंग्लैंड में घटित होता है। क्वेश्चन आपका कहता है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है। बात करी जा रही है किसकी, एस्ट्रोलोब की। तो आपको लोग को याद रखना है एस्ट्रोलोब जो है यह अक्षांश मापी यंत्र है। कैसा यंत्र है, एस्ट्रोलोब जो है अक्षांश मापी यंत्र है। वहीं पर बात कर लिया जाए ताप मापी यंत्र की, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ताप मापी यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप कहोगे ताप मापी यंत्र जो है इसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। आगे बात करेंगे दिक सूचक यंत्र। देखिए यहां पर दिशा सूचक यंत्र को हम लोग कहते हैं दिक सूचक यंत्र। क्या कहते हैं, दिक सूचक यंत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करी जाए, देखिए आपसे पूछ लिया जा सकता है इसी से रिलेटेड, अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप मापी यंत्र जो है इसको कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, जिसको कहा जाता है भूकंप मापी यंत्र। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भूकंप को जो मापते हैं वह किस में मापते हैं? तो आप कहोगे रिएक्टर स्केल में मापते हैं। किस में मापते हैं? रिएक्टर स्केल में। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर क्वेश्चंस, अगला नंबर आपका क्वेश्चंस कहता है कि मार्टिन लूथर ने इसमें से किस आंदोलन को प्रारंभ किया? तो बात करी जाए मार्टिन लूथर की। देखिए आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो आंदोलन आरंभ किया गया वह आंदोलन था धर्म सुधार आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? धर्म सुधार आंदोलन, जो इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो 1517 ईस्वी में। कितने ईस्वी में स्टार्ट किया? 1517 ईस्वी में। अब बात करी जाए धर्म सुधार आंदोलन की, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह धर्म सुधार आंदोलन जो है इसका आरंभ जो है यह सबसे पहले कहां पर होता है? तो सबसे पहले याद रखोगे भाई साहब इंग्लैंड में। कहां पर? सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ जो है यह कहां पर होता है? आरंभ जो है यह इंग्लैंड में किया जाता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो किस क्रांति की बात की जा रही है? फ्रांसीसी क्रांति। आप लोग हेडिंग बनाइए कॉपी में फ्रांसीसी क्रांति और नोट करिएगा। देखो फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात कर लिया जाए तो यह क्रांति जो है स्टार्ट होता है कब? तो 5 मई 1789 ईस्वी को। कब स्टार्ट होता है? 5 मई 1789 ईस्वी को स्टार्ट होता है। और यह क्रांति कब तक चलता है? तो आपको याद रखना यह क्रांति जो है 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलता है? 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक। अगर बात कर लूं मैं फ्रांसीसी क्रांति की, किसकी बात कर लूं? फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात कर लूं तो याद रखिएगा यह लुईस 16वां के नीतियों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? लुईस 16वां के नीतियों के विरुद्ध जो है यह आंदोलन प्रारंभ होता है। आगे बात करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए यहीं पर? फ्रांसीसी क्रांति जो संपन्न होती है यानी कि खत्म हो जाता है कब? 1799 ईस्वी में। इसके बाद जो है फ्रांस की सत्ता को कौन संभालता है? तो याद रखेंगे फ्रांस की सत्ता को जो है कौन संभालता है? नेपोलियन बोनापार्ट संभालता है। कौन संभालता है? नेपोलियन बोनापार्ट। और यह भाई साहब नेपोलियन बोनापार्ट जो है यह क्या करता है? तो 1799 ईस्वी में क्या करता है यह? तो पहला फ्रांसीसी साम्राज्य जो है, पहला फ्रांसीसी साम्राज्य, इसकी क्या करता है? तो स्थापना करता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फ्रांस में प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य जो है यह किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो आप कहोगे सर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। कब किया जाता है? तो 1799 ईस्वी में किया जाता है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस देखिएगा आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कैरावल जहाज। कैरावल जहाज की अगर बात कर लिया जाए, नोट बनाइए कैरावल जहाज। ठीक है, और देखिए कैरावल जहाज की अगर मैं बात करूं तो कैरावल जहाज जो है यह काफी हल्का जहाज था, लेकिन हल्का के साथ साथ यह काफी तेज भागने वाला जहाज भी था। ठीक है, काफी तेज भागने वाला जहाज था, जिसको कब निर्माण किया गया? तो इसे बनाया गया था 15वीं शताब्दी के अंत में। कब बनाया गया था? 15वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। और वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने बनाया भाई साहब? तो आप कहोगे इसे बनाया था किसने? पुर्तगालियों के द्वारा। कैरावल जहाज को किसके द्वारा बनाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया। आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे ध्यान रखिएगा। कहता है क्वेश्चंस की औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ये कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति जो है भाई साहब इसका प्रारंभ जो होता है यह इंग्लैंड में। कहां पर होता है इसका प्रारंभ? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर? तो इंग्लैंड में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी अवधि क्या रही थी, औद्योगिक क्रांति की जो अवधि रही थी वह क्या रही थी? तो आप कहोगे सर 1780 से लेकर 1850 के दशक में जो है यह क्रांति होती है। वहीं पर अगर मैं बात कर लूं औद्योगिक क्रांति की, तो देखिए एक शब्द आ जाता है यहां पर क्या? औद्योगिक क्रांति। नोट करिएगा एक शब्द आ जाता है यहां पर क्या? औद्योगिक क्रांति। अब मैं आपसे पूछ लूं कि यह औद्योगिक क्रांति शब्द जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो नोट करिएगा दो व्यक्ति थे। पहला तो याद करिएगा फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में अगर बात कर लिया जाए तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज मिसलेट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज मिसलेट के द्वारा सबसे पहले इसका क्या किया गया? प्रयोग किया गया। वहीं पर मैं बात कर लूं जर्मनी में। कहां पर बात कर लूं? जर्मनी में। नोट करोगे भाई साहब जर्मनी में एंगेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा जो है, फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा जो है क्या किया गया? तो सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चंस यहां से बन सकता है। आगे बात करेंगे। एक बार आप लोग शेयर कीजिए फटाफट से, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि आपके क्लासेस में मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला हूं। आगे क्वेश्चंस देखिए कहता है कि द प्रिंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है?
है। तो द प्रिंस, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया भी है, याद रखिएगा। द प्रिंस नामक पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, मैकियावेली के द्वारा। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया, चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए कि ये जो द प्रिंस नामक पुस्तक है इसे मैकियावेली ने कब प्रकाशित किया था। ठीक है, इसका जो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण की अगर बात कर ले तो इसका प्रथम संस्करण जो है यह कब प्रकाशित किया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए अरस्तु की, किसकी बात कर लिया जाए, अरस्तु का एक प्रसिद्ध जो है क्या कहते हैं, इसकी पुस्तक नोट करिएगा, तो वह है पॉलिटिक्स। क्या है, पॉलिटिक्स पुस्तक जो है, याद रखिएगा पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी रचना है, तो यह अरस्तु की रचना है। वहीं पर बात कर लिया जाए दांते की एक फेमस रचना, तो याद रखना दांते की एक फेमस रचना जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह है डिवाइन कॉमेडी। क्या है, डिवाइन कॉमेडी। और इसका इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है, तो आप फटाफट से बता दीजिए कि डिवाइन कॉमेडी का जो प्रथम संस्करण है, कमेंट कीजिए फटाफट से कीजिए, डिवाइन कॉमेडी का जो प्रथम संस्करण है भाई साहब यह कब प्रकाशित किया गया था। और इस डिवाइन कॉमेडी जो है, इस पुस्तक की रचना जो है यह कब संपन्न हुई थी, यह भी आपको बताना है। ये दो क्वेश्चंस आपको फटाफट से कमेंट करके बता देना है। आगे बात कर लिया जाए वॉल्टेयर की, तो याद रखिएगा वॉल्टेयर का एक व्यंग्यात्मक, ठीक है, एक व्यंग्य का क्या कहते हैं उपन्यास है जिसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा इसका नाम है कैंडिड। क्या नाम है, कैंडिड नाम है। और यह कैंडिड जो उपन्यास है एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो कि किसकी रचना है, वॉल्टेयर की रचना है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिए स्टार लगाना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है भाई साहब आपके लिए। कहता है वास्को डिगामा जो है यह भारत कब आता है। तो देखिए वास्को डिगामा की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले नोट करना, वास्को डिगामा जो है यह पुर्तगाली निवासी था। कहां का निवासी था, पुर्तगाली निवासी था। ठीक है, और देखिए पुर्तगाल से यह भारत की खोज में कब निकलता है, तो पुर्तगाल से यह भारत की खोज में जो है मेरे भाई नोट करिएगा 8 जुलाई, कब, 8 जुलाई 1497 ईस्वी को जो है यह भारत की खोज के लिए निकलता है। और यह भारत की खोज में भारत कब पहुंचता है, तो आप याद रखोगे यह भारत जो पहुंचता है यह 20 मई 1498 ईस्वी को कहां पहुंच जाता है, तो यह भारत पहुंच जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग 1498 ईस्वी। अब देखो भारत में पूछ लिया जाए आपसे कि यह भारत में जो आता है तो भारत में यह सबसे पहले कहां पर आता है, तो याद रखिएगा केरल के कालीकट में। कहां पर, केरल के कालीकट में जो है यह आता है, यहां पर पहुंचता है। और फिर यहां से पूछ लिया जा सकता है आपको कि केरल में जो है, ठीक है, कालीकट में जो है वास्को डिगामा का स्वागत कौन करता है, तो आप याद रखोगे जमोरीन नामक एक शासक था। क्या नाम था, जमोरीन नामक एक शासक था जिसने क्या किया, तो कालीकट में जो है वास्को डिगामा का स्वागत करता है। फिर आपसे यहीं पर पूछ लिया जा सकता है कि वास्को डिगामा जब भारत आता है, क्या पूछ लिया जाए, वास्को डिगामा जब भारत आता है तो दिल्ली का शासक कौन होता है, क्या पूछ लिया जाए, दिल्ली का शासक जो है, दिल्ली का शासक ये कौन होता है, तो आप कहोगे सर दिल्ली का शासक भी उस समय कौन होता है, जमोरीन ही होता है। आगे यहां से पूछ लिया जा सकता है कि वास्को डिगामा जो है भाई साहब भारत कितनी बार आता है, तो आप कहोगे सर वास्को डिगामा भारत जो है यह 3 बार आता है। पहली बार कब आता है, 1498 ईस्वी में, पहली बार कब आता है, 1498 ईस्वी में आता है। और इसके बाद 1501 ईस्वी में जो है यह भारत से लौट जाता है। फिर दूसरी बार कब आता है, 1502 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1502 ईस्वी में आता है। तीसरी बार आता है कब, तो 1524 ईस्वी में, तीसरी बार कब आता है, 1524 ईस्वी में। और देखिए 1524 ईस्वी में ही, 1524 ईस्वी में याद रखिएगा, तो 24 दिसंबर के दिन, कब, 24 दिसंबर 1524 ईस्वी के दिन क्या होता है, तो वास्को डिगामा का भारत में ही निधन हो जाता है। और भारत में कहां पर, तो केरल के कोच्चि में, जो कि अभी प्रेजेंट में कोचीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कोचीन के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या होता है, वास्को डिगामा का निधन हो जाता है। ये सारे फैक्ट आप नोट कर लो, यहां से एक ना एक प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे आपको। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिएगा क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि फीफ संबंधित है, तो फीफ का संबंध अगर बात कर लिया जाए तो यह किस आंदोलन से, तो यह धर्म सुधार आंदोलन से है। किससे है, धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित है आपका फीफ। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस पर भी स्टार लगाइए और ध्यान रखिए। कहता है क्वेश्चंस की फ्रेडरिक महान जो है यह प्रसा का राजा कब बनता है। तो अगर मैं बात कर लूं फ्रेडरिक महान की, तो प्रसा के राजा के रूप में जो इसका शासन काल रहता है वह कब से कब तक, तो 1740 से लेकर 1786 तक। देखो इसका अगर वास्तविक नाम कोई पूछे आपसे तो कहोगे क्या, तो फ्रेडरिक द्वितीय महान। क्या कहोगे, फ्रेडरिक द्वितीय महान इसका वास्तविक नाम था। लेकिन प्रसा की जनता ने क्या किया, तो प्रसा की जनता जो है इसे किस नाम से जानते थे, तो फ्रेडरिक महान के नाम से जानते थे। अगर इनके पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, इनके पिता का नाम आपसे
आपसे पूछ लिया जाए तो कहोगे सर इनके पिता का नाम था फ्रेडरिक विलियम प्रथम। क्या नाम था? फ्रेडरिक विलियम प्रथम जो है यह किसके पिता का नाम था? तो फ्रेडरिक महान के पिता का नाम था। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसा की जनता ने जो है फ्रेडरिक महान को किस उपनाम से जानते थे? तो आप कहोगे सर इसका जो उपनाम था डर उल्टे फ्रिट्स। क्या नाम था? दर उल्टे, ठीक है, दर उल्टे, नोट करिएगा, दर उल्टे फ्रिट्स, ठीक है। इस नाम से क्या करते थे? तो जाना जाते थे। कौन? तो क्या कहते हैं, फ्रेडरिक महान जो है यह जाने जाते थे कहां पर? तो यह प्रसा में जाने जाते थे। वहीं पर आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेनरी द नेविगेटर जो है यह कहां का राजा था? तो हेनरी द नेविगेटर की बात कर लिया जाए, देखो हेनरी जो था एक राजकुमार था, और भाई साहब यह कहां का राजकुमार था? तो पुर्तगाल का राजकुमार था, और इसलिए याद रखिएगा कि यह कहां का राजा था? तो पुर्तगाल का राजा था। क्वेश्चन कहता है कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बात करी जाए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की, तो यह जो सिद्धांत है भाई साहब मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक था। कहां का दार्शनिक था भाई साहब? फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। आइए अब बात करते हैं, देखिए यह जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज्य की शक्तियों को, कहां के शक्तियों को? राज्य की जो शक्तियां हैं उसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। पहला अगर बात कर लिया जाए तो पहली शक्तियां क्या थी? तो वह था कार्यपालिका। पहली शक्तियां क्या थी भाई साहब? कार्यपालिका था। दूसरा की बात कर लिया जाए तो आप कहोगे सर दूसरा क्या था? तो विधानपालिका। दूसरा क्या था? विधानपालिका। और बात करी जाए तीसरा क्या था? तो तीसरा था भाई साहब न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। और यह बहुत ही कहा जाए तो एक तरीके से बहुत ही सुदृढ़ विभाजन था, जिसको आगे आने वाले समय में बहुत सारे देशों ने अपनाया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए यह जो शक्तिकरण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इस शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह कब किया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा? तो आप कहोगे सर 1747 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1747 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत का वर्णन जो है मॉन्टेस्क्यू ने अपने एक पुस्तक में किया था, ठीक है। उस पुस्तक का क्या नाम था? तो याद करिएगा, ठीक है। इस पुस्तक का जो नाम था नोट करिएगा, एस्पीड। क्या नाम था भाई साहब? एस्पिरिड डैश लुइस। क्या नाम था भाई साहब? एस्पिरिड डैश लुइस पुस्तक में जो है मॉन्टेस्क्यू ने जो है क्या किया था? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को वर्णित किया था। आपको यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए एस्पिरिड डैश लुइस पुस्तक जो है यह किसकी पुस्तक है? तो आप कहोगे मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस्पिरिड डैश लुइस पुस्तक जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये जो शब्द है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे क्या? तो कानूनों की भावना। क्या कहोगे? कानूनों की भावना जो है यह इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान देना, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर कहता है कि आधुनिक प्रजातंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए बात करी जा रही है किसकी? आधुनिक प्रजातंत्र की। तो आधुनिक प्रजातंत्र का जनक जो है यह किसको? जॉन लॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक प्रजातंत्र का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। अब नोट करिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए भारतीय प्रजातंत्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय प्रजातंत्र की अगर बात कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए? भारतीय प्रजातंत्र की, तो इसका जन्मदाता जो है यह किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई साहब? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो भारतीय प्रजातंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए आगे नोट करेंगे आप लोग, अगला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए प्रजातंत्र के संबंध में, किसके बारे में बात कर लिया जाए? प्रजातंत्र के संबंध में, तो देखिए प्रोफेसर सीले के द्वारा एक कथन दिया गया था। प्रोफेसर सीले ने क्या कहा था? प्रोफेसर सीले ने कहा था कि प्रजातंत्र जो होता है, प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें सभी व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति क्या कर सकता है? तो भाग ले सकता है। किसने कहा था? ये चीजें याद रखोगे, प्रोफेसर सीले के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था? प्रोफेसर सीले के द्वारा। अब आइए बात करते हैं, देखिए यहां पर एक प्यारा सा नाम आपको देखने को मिल रहा है, वह क्या है? तो टॉमस हॉब्स। क्या है भाई साहब? टॉमस हॉब्स। अब इसके बारे में 2 फैक्ट याद रखेंगे। टॉमस हॉब्स जो है इसे क्या कहा जाता है? तो टॉमस हॉब्स के बारे में याद रखिएगा, इसे आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता किसे कहेंगे? तो आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता भाई साहब टॉमस हॉब्स को कहा जाता है। वहीं पर कहा जाए तो वहीं पर आप नोट करेंगे कि व्यक्तिवाद का जनक जो है, व्यक्तिवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह भी भाई साहब टॉमस हॉब्स को ही कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा? किंग लूथर के द्वारा, या फिर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, या फिर जॉन क्लिफ
द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए धर्म सुधार आंदोलन की बात करी जा रही है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी करवाया है कि धर्म सुधार आंदोलन जो है भाई साहब किससे संबंधित है, तो मार्टिन लूथर से संबंधित है। ठीक है, मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग में मैंने आपको अंतर समझाया था पिछले क्लासेस में, इसलिए याद रखिएगा ये जो धर्म सुधार आंदोलन है भाई साहब, धर्म सुधार आंदोलन या मार्टिन लूथर से संबंधित है। किससे संबंधित है, मार्टिन लूथर से संबंधित है। चलिए आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए कि मार्टिन लूथर का जो जन्म है यह कब हुआ था और मार्टिन लूथर किंग का जन्म जो है यह कब हुआ था। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है। आगे देखिए एक नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, वह क्या है, तो जॉन क्लिफ। ठीक है, जॉन विक्लिफ के द्वारा। तो यहां पर देखिए जॉन विक्लिफ जो है भाई साहब, याद रखिएगा बाइबिल के बारे में आपको पता होगा। बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो नोट करिएगा बाइबिल का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था यह किसके द्वारा, तो जॉन विक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस क्लासेस। देखिए लगाइए स्टार क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कहता है कि किस क्रांति में खून का एक बूंद भी नहीं बहा। खून का एक बूंद भी नहीं बहने का मतलब कि उसमें मारधार नहीं हुई होगी। तो कौन सा ऐसा क्रांति था, क्या वह फ्रांसीसी राज क्रांति था या फिर रूसी क्रांति था या फिर चीनी क्रांति था या फिर गौरवपूर्ण क्रांति था। तो याद रखिएगा देखिए गौरवपूर्ण क्रांति जो था जिसे किसके नाम से जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में भी पूछी जा सकती है। तो रक्तहीन क्रांति कहने का मतलब जहां रक्त का कोई चर्चा ही ना हो, वह रक्तहीन। तो यानी कि कहने का मतलब खून का एक बूंद भी नहीं बहा था किस युद्ध में, तो गौरवपूर्ण क्रांति कहिए या फिर रक्तहीन क्रांति कहिए। यह क्रांति जो होती है यह कब होती है, तो 1688 ईस्वी में होती है। और कहां पर होती है भाई साहब, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में होती है। कहां पर होती है, इंग्लैंड में होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब यह क्रांति होती है तो इंग्लैंड में कौन शासक होता है, तो आप कहोगे भाई साहब जेम्स द्वितीय का शासनकाल होता है। किसका शासनकाल होता है, इस समय जेम्स द्वितीय का क्या होता है, यहां पर इंग्लैंड में शासनकाल होता है। चलिए आगे बात करेंगे, तो यहां पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट करेंगे। इंग्लैंड के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध होता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध होता है यह कब होता है, तो आप कहोगे सर 1642 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है यह 1642 ईस्वी में होता है। इस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ का शासक कौन होता है, तो कहोगे भाई साहब कौन होता है यहाँ का शासक, तो यह जो शासक होता है चार्ल्स प्रथम होता है। इस समय कौन होता है, चार्ल्स प्रथम जो है यहाँ का शासक होता है इस समय। चलिए आगे बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर इस प्रश्न से ही संबंधित क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, सप्तवर्षीय युद्ध। क्या पूछा जा सकता है, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि कब से कब तक चलता है, तो आप कहोगे सर यह 1756 में स्टार्ट होता है और 1763 ईस्वी तक चलता है। 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और यह जो युद्ध है सप्तवर्षीय युद्ध, यह किसके किसके बीच लड़ा जाता है, तो आप कहोगे सर इंग्लैंड के बीच लड़ा जाता है और फ्रांस के बीच लड़ा जाता है। किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में जो है इंग्लैंड की क्या होती है, तो विजय हो जाती है। फ्रांस जो है इस युद्ध को क्या होता है, तो हार जाता है। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि गुलाबों का युद्ध जो है यह कहां होता है। क्या पूछा जा सकता है आपसे कि गुलाबों का युद्ध जो है यह युद्ध कहां होता है, तो कहोगे सर यह जो युद्ध है यह गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में होता है। कहां पर होता है, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में होता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। कहता है क्वेश्चंस की कैथरीन महान रानी थी, तो कैथरीन महान की अगर बात कर लिया जाए तो यह कहां की रानी थी, नोट करिएगा। सबसे पहले देखिए ये जो कैथरीन महान है, इस कैथरीन महान को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर कैथरीन महान को कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसी शासिका थी, मतलब यह एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सबसे अधिक वर्षों तक क्या किया, शासन किया। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाली रानी थी। फिर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका शासन काल क्या रहा था, तो इसका शासन काल भाई साहब नोट करिएगा, इसका जो शासन काल था 1762 से लेकर, कब से लेकर, 1762 से लेकर 1796 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा था। इन्होंने शासन किया कहां, तो शासन भाई साहब यह रूस पर। ठीक है, यह कहां की रानी थी, तो रूस की रानी थी जिन्होंने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए तो देखिए यह जो शासिका थी यानी कि यह जो रानी थी, यह रानी कब तक रही, तो अपने मरने समय तक। इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो याद रखिएगा इसकी मृत्यु की अगर बात कर लिया जाए तो 17 नवंबर को क्या होती है इसकी, 17 नवंबर को 1796 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जान लिए तो भाई साहब एक प्रश्न बन जाता है, बता दीजिए कि इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो होता है यह कब होता है, तो 2 मई 1729 ईस्वी को होता है। कितने ईस्वी को,
2 मई 1729 ईस्वी को इसका जन्म होता है। रूस के रानी के रूप में 1762 ईस्वी में नियुक्त होती है और कब तक, तो 1796 ईस्वी तक रूस की रानी रहती है। अपने मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत पूछा जा सकता है कि रूस की वह कौन सी रानी थी जो मरणोपरांत शासक बनकर रही या रानी रही, तो आप कहोगे सर कैथरीन महान। कौन थी? कैथरीन महान। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर अगला क्वेश्चंस, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो है यह किसके द्वारा किया गया। तो वाष्प चालित इंजन यानी कि कहा जाए तो भाप का इंजन जो है यह किसके द्वारा, तो जेम्स वाट के द्वारा आविष्कृत किया गया था। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है, क्या बन सकता है क्वेश्चन, जरा नोट करिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो रेलवे भाप इंजन है, क्या पूछ लिया जाए आपसे कि रेलवे भाप इंजन जो है इसे डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है कि सर रेलवे भाप इंजन का जो डिजाइन है यह डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा जो है, स्टीफेंसन के द्वारा क्या किया गया, तो रेलवे भाप इंजन का डिजाइन किया गया था। आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर तो जॉन के से रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है। जॉन के से रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है, तो देखिए पहला स्पिनिंग फ्रेम जो था, ठीक है, क्या याद रखना है, पहला स्पिनिंग फ्रेम जो था, स्पिनिंग फ्रेम यह किसके द्वारा बनाया गया, तो पहला स्पिनिंग फ्रेम जो है यह जॉन के ने बनाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि टेलीग्राफ का आविष्कार जो है यह किस वर्ष होता है। तो टेलीग्राफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राफ जो था यह क्या था, तो एक तरीके का कहा जाए तो एक ऐसी विधि थी, एक ऐसी पद्धति थी जिससे क्या हुआ, तो जिसे उद्यम की विधि के रूप में जाना गया। किसकी विधि के रूप में जाना गया? उद्यम की विधि के रूप में जाना गया। और मेरे भाई देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो टेलीग्राफ है इसका आविष्कार जो है, यानी कि इसका आविष्कार कब किया, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे भाई साहब यह मोर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मोर्स के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया जाता है। वहीं पर पूछ लिया जाए कि कब किया जाता है, तो आप कहोगे 1837 ईस्वी में जो है टेलीग्राफ का क्या किया जाता है, आविष्कार किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई है। अभी अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, जो कि 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था। कब से कब तक चला था, तो कहोगे सर 1756 से स्टार्ट हुआ था, और भाई साहब कब तक, तो 1763 ईस्वी तक चला था। लेकिन इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो कहोगे सर इंग्लैंड शामिल था, और इसके बाद कौन शामिल था, तो इसके बाद जो है आपका फ्रांस शामिल था। इसमें हार किसकी हो जाती है, तो भाई साहब हार जो है आपका किसका हो जाता है, तो फ्रांस का हार हो जाता है। और जीत कौन जाता है, तो इंग्लैंड इस युद्ध को जीत जाता है। चलिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, ये जो सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के बाद जो है समाप्त हो जाती है, तो आप कहोगे पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि के उपरांत जो है क्या होता है, तो यह सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। यह पेरिस की संधि होती कब है, तो कहोगे सर 1763 ईस्वी में। कितने ईस्वी में होती है? 1763 ईस्वी में। चलिए आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है थॉमस मोर, क्या कहता है, थॉमस मोर के ने किस पुस्तक की रचना की है। तो देखिए थॉमस मोर की अगर बात कर लिया जाए, तो थॉमस मोर की जो यहाँ पर रचना है वह है यूटोपिया। क्या है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि आधुनिक यूटोपिया जो है यह किसकी रचना है, तो कहोगे थॉमस मोर की रचना है। चलिए डिवाइन कॉमेडी की बात कर लिया जाए, तो यह किसकी रचना है भाई साहब, दांते की रचना है। और आप कमेंट करके बताइए कि दांते के द्वारा जो है भाई साहब डिवाइन कॉमेडी को कब प्रकाशित किया गया था। आगे बात करेंगे द प्रिंस किसकी रचना है, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि यह जो रचना है यह मैकियावेली की रचना है। किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए कि इन प्रेज ऑफ फॉली जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे सर यह जो लिखा गया है इरेस्मस के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? इरेस्मस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लगाइए स्टार प्रश्न पर। कहता है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया था। अब मोनालिसा कहने का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि वो जो भोजपुरी की हीरोइन है, ठीक है। यहां पर मोनालिसा क्या है इसको समझिए। मोनालिसा की अगर बात कर लिया जाए, तो मोनालिसा जो है यह हाथ से बनाया गया एक चित्र था। किससे बनाया गया? हाथ से बनाया गया एक चित्र था, ठीक है। यह जो चित्र है यह किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि इसे चित्रित किसके द्वारा किया गया था, तो कहोगे लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा इसे चित्रित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इसका जो चित्रण है कब से कब तक किया जाता है, तो 1503 ईस्वी से लेकर जो है 1519 ईस्वी तक माना जाता है कि इसका जो है चित्रण किया गया।